नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में मोदी कैबिनेट का स्वरूप सामने आ गया है। पहले शपथ हुई, फिर मंत्रिमंडल में जो पद थे वो दिए गए, मंत्रालय बांटे गए। हरियाणा की भागीदारी इस मंत्रिमंडल में, इस मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में, भारत सरकार में ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं, 5 ही सांसद बने, लेकिन उसमें से भी 3 को मंत्री बनाया गया। फुल कैबिनेट से लेकर के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री तक के पद दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के हरियाणा की जो भागीदारी है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इस भागीदारी का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ संभावनाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश में नई सरकार और 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ इतिहास भी बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ नए चेहरों को भी तवज्जो दी गई है। तो इस बार हरियाणा केंद्र में अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आने वाला है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 18वीं लोकसभा और मोदी कैबिनेट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, तो राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर चुनावी राज्य हरियाणा से बीजेपी के 5 में से 3 सांसद मोदी 3.0 में जगह बनाने में सफल रहे। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा के 5 सांसदों में से 3 सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या और मंत्रियों का चयन आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र में कद बढ़ने से हरियाणा को इसका कितना लाभ होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितना कमाल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ रामचंद्र कंबोज जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से केवल ढींगरा हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। रामचंद्र कंबोज जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। ये जो मोदी मंत्रिमंडल है, बड़ा व्यापक मंत्रिमंडल है, 71 की टीम है, इसमें हरियाणा की जो भागीदारी है वो ठीक ठाक दिख रही है। इसके मायने क्या माने जाएं? आने वाले चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट माना जाए? चलिए कंबोज साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मैं जल्दी से लौटूंगा, जैसे ही वो कनेक्ट होंगे और उन तक आवाज पहुंचेगी तो शुरुआत उन्हीं से मुझे करनी थी। रजवंत, हरियाणा की भागीदारी केंद्र में ठीक ठाक भागीदारी दिखाई दे रही है? वरुण जी, जी, पार्टी से है और भागीदार नहीं रही, ये हरियाणा जनता को पता है। लेकिन ये चीज मैं जरूर बता, अहिरवाल से आता हूँ, दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, और हमारे यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी ना कहें उनको, वो वास्तव में एक कद्दावर नेता है कि वो किसी भी दल में रहे। उनका अपना कद है और उनके कद के अनुसार उनको पद नहीं मिला। ये देश की जनता भी जानती है, हरियाणा की जनता भी जानती है, अहिरवाल की जनता भी जानती है। क्योंकि जो महकमे उनको उम्मीद, हम यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अहिरवाल की जनता को जो उम्मीद थी, क्योंकि हरियाणा के सीनियर मोस्ट वो सांसद बने और लगा 6 बार जो रह चुके हैं, उसके बाद अगर जनता पार्टिकल डिपार्टमेंट या सांख्यिकी विभाग या योजना विभाग जो जिनको दिखाया, योजना कल्चर भी है भाई, इनका जो मंत्री बनाया गया है,
स्वतंत्र प्रभार की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो वो एक सांस्कृतिक ये जो विभाग आप बता रहे हैं, मैं इनको झुंझुना बताऊंगा, और झुंझुना है ही, ये आपको भी पता है। ये जो विभाग है ये केवल और केवल फॉर्मेलिटीज के तौर पर दिए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह जैसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का नहीं, क्योंकि इससे पहले वो काफी अहम पदों पर रह चुके हैं, तो उनको इस प्रकार के ये पद देकर केवल और केवल ये माना जाए कि लगातार तीसरी बार कोई व्यक्ति सांसद बन रहा है और 2 बार जो मंत्री रह चुका है उनका प्रमोशन नहीं किया गया। रजवंत भाई, ये बात भी तो सच है कि लगातार तीसरी बार वो मंत्री बन रहे हैं इस सरकार में। बड़े बड़े नाम हैं जो कट गए, जो लगातार 5-5 बार जीत रहे हैं, अनुराग ठाकुर जैसे, उनके नाम कट गए, लेकिन लगातार तीसरी बार वो मंत्री बन रहे हैं। सिर्फ 5 ऐसे नेता हैं जो एमओएस इंडिपेंडेंट वाले हैं, उनमें राव इंद्रजीत का नाम है, और उनकी जो जगह है वो सरकार में मेंटेन है। मैं ये चीज बता रहा था, ये आप जो बातें बता रहे हैं ना, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी बता रहे हैं यही। हाँ। कम से कम उनको गया नहीं, वो जैसे ही वो हटेंगे, वो फ्रीज हो गए ना, वो जैसे ही हटेंगे वो तो बोलेंगे ही। और वरना भी है भाई मनोहर लाल 2 बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास हैं, तो हरियाणा की भागीदारी ठीक हो गई ना। नहीं, ये चीज है, मनोहर लाल जी तो उससे पहले सीएम थे, भागीदारी तो आप पूरी उनकी थी ना पूरे हरियाणा में। क्या हालात हुए की जो सरकार चला के और उनको अचानक पद से मुक्त करना पड़ा, पद से हटाना पड़ा, अपने मित्र बताकर उनके साथ मोटरसाइकिल पर घूमने वाले, एक दरी पर सोने वाले ने एक साथ उनके साथ आए और उनको अगले ही दिन उनको पद से मुक्त कर दिया गया। तो ये चीज मनोहर लाल खट्टर जी को तो 2-4 पद और भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब जिस व्यक्ति के पास पूरा प्रदेश है, उस पूरा प्रदेश का बेड़ा गर्क जिन्होंने काम कर दिया, उसके बाद उनसे तो उम्मीद करना ही बेईमानी है। क्योंकि आप देखा होगा कि हरियाणा की जो सरकार, अभी जो सरकार चल रही है, ये इनमें इनके पास बताने के लिए, आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। ये केवल और केवल बात करते थे, बोलो केंद्र में हमारी ये उपलब्धि, केंद्र में हमारी ये उपलब्धि इनकी कुछ भी नहीं थी। वहां पर भी 370 राम मंदिर के नाम के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं थी। लेकिन आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 9.5 साल अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और उसके नाम की कोई उपलब्धि अगर नहीं है, तो ये एक सोचने की बात है कि हरियाणा प्रदेश को इन्होंने गर्त में धकेलने का काम किया है, लेकिन इसका क्या इन्होंने भुगत लिया। कारण था कि इस बार का जो पैटर्न था, वो पैटर्न यही था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, ठीक और है, वो गुस्सा उन्होंने देखा जो 10 की ठीक है रजवंत भाई, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आता हूँ ना आपके पास, फिर आता हूँ अटक गए। जी, मैं आता हूँ आपके पास। कंबोज साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज मिल रही होगी मेरी। जी कंबोज साहब, सवाल मेरा यह था कि केंद्र में हरियाणा की जो भागीदारी है वो पहले की 2 सरकारों के मुकाबले इस वक्त बेहतर दिख रही है। 2 बड़े अहम मंत्रालय जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास गए हैं, इसके अलावा 2 और मंत्री बने हैं। जब 10 हुआ करते थे तब 2 दिखते थे हमें मंत्री, 5 जीत के आए हैं तो 3 बन गए हैं। हरियाणा की ये जो भागीदारी है, इसका आने वाले चुनाव पे कोई असर दिखेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र से अगर कोई जनता के माध्यम से या प्रतिनिधित्व जाके करता है और केंद्र सरकार में अगर प्रतिनिधित्व मिले तो बिल्कुल उस राज्य का, और मैं कहूंगा कि राज्य के द्वारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है व्यक्ति, उसके द्वारा पूरे देश को उस चीज का लाभ मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जी की वैसे भी जो पॉलिसी रही है वो बिल्कुल सबका साथ सबका विकास रही है। और मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे समाज को, पूरे वर्गों को लेकर के, साथ लेकर के लीड करने का मौका दिया है, अपने अपने जो मैं कहूंगा कि अपने अपने कैलिबर का, अपने अपने जो समर्थता का है, किस तरीके से उपयोग कर, मैं कहूंगा कि सदुपयोग करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और अगर हरियाणा का, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत जी और कृष्णपाल गुर्जर जी को अगर ये केंद्र में मौका मिला है, तो मैं कहूंगा कि हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत देश को नया जो दिशा और दशा देने का काम करेंगे, और जो है नए नए आयाम जो तीसरी बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नए आयाम स्थापित करने का काम करेंगे। कंबोज साहब देखिए, क्योंकि आप तो सदन के भीतर भी बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब वोट मांगने का समय आता है, वोट मांगने जाते हैं,
तब बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय वाले व्यक्ति जो हैं वो आते हैं। अब दोनों चीजें हो गई हैं, एक तो ये कि भाई उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं कि हरियाणा को कुछ मिले, और एक ये कि वो केंद्र में पहुंच गए हैं। तो क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल आगे है, कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, तो ऐसे में ये जो फैसले लिए गए हैं केंद्र की ओर से, इसका लाभ आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है क्या? मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ वरुण जी कि कांग्रेस मजबूत हुई है। अच्छा। क्योंकि जो इस चुनाव में आपने देखा, हाँ। वो ये मतलब पूरी की पूरी, मैं ये कहूंगा कि पूरी की पूरी ताकतें, पूरी की पूरी शक्तियां, पूरी की पूरी पार्टियां, पूरे के पूरे संगठन जो है देश की एक तरफ से, और नरेंद्र मोदी जी के मैं ये कहूंगा कि मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ा जा रहा था। तो ये बड़ी सीधी सी लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में ये मैं कहूंगा कि एनडीए ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो आयाम स्थापित करना था, जो एक टारगेट था, वो बिल्कुल बड़ी आसानी से उस टारगेट को अचीव किया है। और अगर अब मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा क्योंकि दिल्ली के एनसीआर सराउंडिंग 3 एरिया से वो हरियाणा लगता है, तो अमूमन सी बात है कि हरियाणा की भागीदारी भी जो है वो केंद्र में ज्यादा रहनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसी चीज का संज्ञान लेते हुए वो हरियाणा को लीड करने का मौका दिया है। और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल इस चीज का हमारे राज्य को, हरियाणा प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, और पूरे देश भर को इस चीज का लाभ मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है हमारा हरियाणा प्रदेश। ठीक है। तो इस चीज का पूरे भारत देश को लाभ मिलेगा। ठीक है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ढींगरा साहब। केंद्र के अंदर हरियाणा की भागीदारी, ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, कल्चरल एमओएस, प्लानिंग, स्टैटिक्स, सहकारिता राज्य मंत्री, ये ऐसे विभागों के साथ हरियाणा की केंद्र में जो भागीदारी हुई है, जो दिख रही है, आने वाले चुनावों में क्या असर देखते हैं? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो ये अब मोदी सरकार नहीं रही, ये अब एनडीए की सरकार है। और जहां तक सवाल है कि एनडीए की सरकार है, तो इसमें कई घटक दल हैं जिन्होंने फांस रखा है बीजेपी को, और उनके कहे मुताबिक ये हिल नहीं सकते। और बहुत सारी चीजें हैं। आज मुझे लगता है स्पीकर का पद भी जो है उनको दे दिया गया है टीडीपी। अभी रुकिए, वो होगा उसमें चुनाव, उसमें 10 दिन है अभी। हाँ, लेकिन चलो, अब आज चर्चा का विषय था कि उनके लिए हाँ हो गई है शायद। वो मैं बताऊंगा आपको जब हो जाएगी। हाँ जी। अब सवाल ये भी है इसके साथ साथ कि ये 10 साल में अगर कोई काम किया हो, चाहे हरियाणा के लिए या देश के लिए, तो कोई उपलब्धि हो इनकी कि इनको कोई फायदा मिलेगा। पहले भी तो मंत्रालय इतने रहे, जब चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पे रहे 9.5 साल, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो उनको बदलना नहीं पड़ता ना। उनको बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि ढंग का कोई काम किया ही नहीं। 9.5 साल के अंदर उपलब्धि क्या है खट्टर सरकार की, वो तो समझ में नहीं आती। क्योंकि आप ये देखिए, हमारे पंचकुला के पास एक बॉर्डर था जहाँ पे सरपंच बुलाए गए, टीचर बुलाए गए, उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन थी, उनकी मांगे थी, किसान थे और भी सभी वर्ग थे, उनकी लाठी डंडों से पिटाई होती थी। खूनो खून वो इलाका रहता था पंचकुला के पास, और किस तरह से उन पे डंडे बरसाए जाते थे, किस तरह से उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ते थे, किस तरीके से उनको सुबह आते थे और रात तक उनको पिटाई करके उनको वापस घर भेजते थे। तो 10 साल तो यही करते रहे। अगर इन्होंने कोई काम किया होता हरियाणा की जनता के लिए, तो इन डिपार्टमेंटों का फायदा होता है। और डिपार्टमेंटों का अब 2 महीने में 3 महीने में क्या हरियाणा को फायदा देना है इन्होंने? अगर किसी को ऊर्जा मिल गया या किसी को वो डिपार्टमेंट मिल गया, 3 महीने में कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर लेगा? ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। अरे रिप्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है ना जी, रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज होती है कि हरियाणा की भागीदारी है, वही दिख रही है केंद्र में। सर, रिप्रेजेंटेशन तो 10 साल से थी ना इनके पास। हाँ। काम करके दिखाते, किसानों के लिए काम 3 काले कानून बना दिए थे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी, कर दिया कुछ और। अगर किसी लेडी ने ये कह दिया भाई मुझे जॉब दे दो, तो उसको बोलते चांद पे भेज देंगे आपको। तो ये जो तरीके थे इनके 10 साल में, जो एरोगेंसी थी। हाँ, एक चीज है, खट्टर साहब निकल के भाग गए,
सारा जो बवाल है वो नायब सैनी के सिर पर गिर गए। अब नायब सैनी भुगतेगा इस चीज को और ये कहेंगे कि जी अब जो हार है उसका ठीकरा नायब सैनी पे फोड़ दो। जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री की शपथ ली उसको न लेना न देना। आज भी देखो कितनी हास्यप्रद बात है, उन्होंने ये कहा कि हम 100-100 गज के प्लाट देंगे। अरे भाई प्लाट कोई हो तो देंगे ना। जो हमारे प्लाट बने हुए थे 4 लाख प्लाट हमने जो है लोगों को दिए थे अपने कार्यकाल के अंदर, 10 साल के कार्यकाल के अंदर जी। जो 3 लाख बचे हुए थे हमारे वाले प्लॉट जो बनाए हुए हमारे थे, वो उन प्लॉटों को अगर बांटने की बात अगर न, चलिए आप छोड़िए हमारे तुम्हारे, कितनी हास्यप्रद बात है। उनमें उन घरों के अंदर या उन प्लॉटों के बीच में झाड़ियां उग रही हैं। 10 साल से सारी जो स्कीम थी उसको कैंसिल कर दिया खट्टर साहब ने, उनको अलॉट करने की बात कर रहे हैं जो हमारे काम के टाइम के बने थे। चलिए ठीक है, मैं फिर इन्होंने अपने कौन से बनाए, कौन सी जगह एक्वायर की, कौन सी देंगे, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। 3 लाख प्लाट पड़े हैं वो वाले, उनको बांटने की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि भाजपा उस बात का भी ठिकरा अपने सिर पे फोड़ना चाहती है कि हम वो प्लॉट बांट रहे हैं, जबकि वो इन्होंने उसके अंदर एक ईंट भी नहीं लगाई हुई। वो भी प्लॉट आपके कहाँ थे? वो तो फिर आप ही के फॉर्मूले के हिसाब से तो हज का और इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर बनी सरकार थी ना वो। अब इनकी हज देखिए ना, अब मोदी जी की जो सरकार बनी है उसको ये हज के लिए पैकेज देंगे। ये तो राम नाम के भगत थे। ठीक है, मोदी जी की सरकार बनी है, आपने मान जो लिया, ठीक है, मैं आता हूँ फिर। वरुण भाई नहीं, राम नाम की भक्ति छोड़कर आजकल इन्होंने भक्ति जो है जय जगन्नाथ की करनी शुरू कर दी है। भाई सरकार बनी है पहली बार वहां पे, भी इनको तकलीफ हो गई है। अयोध्या के लोगों को मीठी मीठी गालियां देने लग गए। अच्छा ठीक है, लोगों को भी गालियां देने लग गए। चलिए डिंगरा साहब, दूसरी बात एक और बोलिए ना, बोलिए आज तो आप बोलिए भाई, बड़े दिनों बाद मिले, बोलिए। इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो हालात अब प्रदेश में और देश में इन्होंने प्रदेश की बात करिए नहीं, प्रदेश इसलिए क्योंकि प्रदेश भी साथ ही जुड़ गया ना। ये मंत्रालय तो देश को मिले, इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे भी खराब है काम, यहाँ पे भी खराब है काम, तो ये धरातल तक सारा कुछ खराब है। इसमें 5 जो हमारी सीटें आई हैं और जो हमारी सीटें हारी भी हैं, उन सीटों में भी जो वोट हमें पड़ी है उसके हिसाब से अगर देखा 46 सीट में आपने बढ़त ली है टोटल 90 में से। नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो वोट परसेंटेज आया है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में आया। आप उसका आकलन कीजिए, पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा का अगर परसेंटेज ऑफ वोट आया है तो वो हरियाणा को मिला है और हमारी पार्टी को मिला है। और ये इसका आकलन करने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलके ज्यादा है, अकेले में तो आप बीजेपी से पीछे रह गए। नहीं, आम आदमी पार्टी हमारे साथ हरियाणा में। मैं आपसे 1 to 1 टॉक फिर करूंगा, लंबी बात हो गई, थोड़ी कर दूंगा। आप मेरे को कह रहे हो, मैं उनको अलग नहीं करता हरियाणा के अंदर, मैं उनको ये आपको कह रहा हूँ खुल के तो बोल दिया अलग अलग लड़ेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, आप कह रहे हो कमाल कर रहे हो। आम आदमी पार्टी को मिलकर के है, तो मिलकर के तो दिल्ली में भी है हम, लेकिन वहां तो नहीं आया परसेंटेज में। हरियाणा के परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वो हरियाणा में सबसे ज्यादा परसेंटेज जनता ने दिया है। ठीक है, जनता ने दिया क्योंकि इनकी हालात इन्होंने जो 9.5 साल किया था हरियाणा का हाल, इसलिए फिर भी 5 जीत गए। कैसे जीत गए? 5 कौन सी भाई, वो 5 इतने खराब हालात में 5 कैसे जीत गए? नहीं, वो इसलिए जीते क्योंकि डाइवर्सिफाई ऑफ वोट हो गया ना। शहर के अंदर कहीं ना कहीं हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। शहर से जो है आप गुड़गांव सीट को लीजिए, 75,000 से डाउन गई हमारी राज बब्बर जी की सीट, लेकिन 1.5 लाख जो है गुड़गांव से वोट ज्यादा ले गए। तो गुड़गांव शहर में जो हमें नुकसान किया उसका हम आकलन कर रहे हैं कि वो कहां से कहां गड़बड़ हुई। लेकिन अगर सीटों के हिसाब से करा जाए तो हम गुड़गांव की सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एक ही जगह से आके गड़बड़ हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसका भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर हम 90 सीटों का आकलन करें तो ये हार चुके हैं। 46 पे आप आगे रहे है ना? नहीं, 46 से तो हम जीते हैं, लेकिन इसका आकलन आप 20-30 और जोड़ के चलिए ना। ये आप जोड़े 20-30, मैं क्यों जोड़ू? मेरे सामने मैं तो वही जोड़ूंगा, कमाल कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए, इनकी 20-30 और हारी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं फिर आऊंगा, बहुत लंबी बात होगी। राकेश भड़ाना भाई, दिल्ली से लगता सराउंडिंग है हरियाणा के कई जो चेहरे हैं वो मंत्री बने हैं, बड़े बड़े पदों के साथ बने हैं, चुनाव नजदीक है और हरियाणा को एक तरीके से वैल्यू सम्मान दिया गया है सेंटर की इस मंत्रिमंडल में। वरुण भाई,
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कितने मंत्री बना ले, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय कर लिया हरियाणा की जनता ने। 3 बना, ये नया सुर सुना मैंने बड़े दिनों बाद भाई। नहीं वरुण भाई सुनिए आप ये। नहीं, अरे मैंने बड़े दिनों बाद सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। हम बड़े दिनों से सुन रहे थे गठबंधन की सरकार बनेगी, ये होती है लाइन क्लियर। तब तो अब तो हमें अलग अलग चुनाव लड़ना है, ये तो हमारी सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी। रही बात इस बात की, हुड्डा साहब का क्या होगा? अब कांग्रेस वाले कांग्रेस की जाने, हम तो अपनी जानेंगे ना, हमें तो अपनी सरकार बनानी है। तब हमारा गठबंधन लोकसभा तक था, और हुड्डा साहब ने कहा है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो हुड्डा साहब बने या कोई और बने, हमें तो इससे क्या लेना देना। हमें तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, और हरियाणा में जो हमने दिल्ली में सुविधाएं दी है वो हरियाणा में भी देंगे। खैर, अभी आपने क्वेश्चन किया कि 3 इन्होंने मंत्री बना दिए। देखिए आज हालात हरियाणा के ऐसे हो गए, जब देश में पिछली बार जब चुनाव हुए थे 19 में, तो कोई हरियाणा से 1 नंबर पे आया था, कोई 4 नंबर पे आया था, कोई 6 नंबर पे आया था। परंतु आज हरियाणा में ना कोई 1 नंबर पे आया, ना 4 नंबर है, जीतने के भी लाले पड़ गए इन लोगों के। और रही बात इस बात की कि पिछली बार भी इन्होंने हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था। अगर अगले वाले चुनाव पे आने थे, पिछली बार तो 10 के 10 लोग भाई जीते थे, तो 40 पे आके टिक गए थे, लाले पड़ गए थे सरकार बनाने के भी। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार इन्होंने अगर जो 5 ये जीती है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें जीती है। और अगर हरियाणा में अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो हरियाणा में इनसे ज्यादा हमने वोट लिया है। तो इसलिए वरुण भाई मुझे लगता नहीं है कि इन मंत्रालयों को देने का कुछ लाभ होगा, राकेश भाई इन मंत्रालयों आपने वोट लिया है, बड़ी अच्छी बात। बोलिए। एक सेकंड वरुण भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इन मंत्रियों ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी की बात करी थी, बड़े बड़े उद्योग लाने की बात की थी, वही तो मंत्री है। बस खट्टर साहब तो नए बने हैं, अरे वही दोबारा जीत गए। आप देखो मजे की बात, वो फिर जीत गए 3-3 बार, 5-5 बार। वो मैं कह रहा हूँ वो जीत तो गए, कोई 6 लाख से जीता था, वो आके 1.5 लाख पे रुक गया। जो लोग 2-4 लाख से जीते थे, वो 70,000 पे आके रुक गए। जीत तो गए हो, परंतु जीत का मजा नहीं आया ना, जैसे वो पिछली बार जीते थे, रिकॉर्ड बने थे। चलो जीत गए, हम ये नहीं कह रहे नहीं जीते, पर मंत्रालय में उन्होंने जितने झूठ बोले, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बना दिया, गुड़गांव को बना दिया, बड़े बड़े उद्योग लाने की बात करी, कुछ धरातल पे कुछ मिला नहीं। और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, अगर मनोहर लाल खट्टर जी ने इतने बड़े काम किए होते तो 9.5 साल बाद उन्हें हटाने की नौबत क्यों आती। और सारा जो ठीकरा है अब उन्होंने सैनी साहब के सर पे रख दिया। तो इसलिए मुझे लगता नहीं वरुण भाई कि आने वाले समय में कुछ होगा। आने वाले समय में एक जरूर होगा कि हरियाणा की जनता ने इस बार पूरी तरीके से मन बना लिया कि जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। और जो संगठन हमारे पास है पूरे, आज हरियाणा में अगर संगठन की बात करें तो सबसे बड़ा संगठन हमारे पास है। हमारे पास 40 से 50 हजार लोग हैं जो हरियाणा में हमारे पदाधिकारी है। तो इसलिए आज हरियाणा में आप देखें, पिछली बार जब ये चुनाव हुए तो हमारे संगठन ने इंडिया गठबंधन के लिए जी जान लगा दी। और अरविंद केजरीवाल के एक एक सिपाही ने गांव में, मोहल्ले में, जहां भी जाके इंडिया गठबंधन के लिए वोट डलवाई। तो आप 3 महीने बाद पब्लिक को बता देंगे कि अब कांग्रेस को वोट नहीं देनी, अब हमें देनी है ना? नहीं, अब तो देखिए, अब इंडिया गठबंधन जब इनके नेताओं ने भी साफ कर दिया और आज हमारे नेताओं ने भी साफ कर दिया कि हम अगला वाला जो चुनाव है वो अलग अलग लड़ेंगे, तो हम तो पब्लिक से कहेंगे तो झाड़ू पे वोट डालेंगे लोग जब हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो भाई साहब, आपके वही लोग अभी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे पूरे हरियाणा में, अब वो झाड़ू के लिए मांगने जाएंगे, पब्लिक कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? नहीं, हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, सब जानती है हरियाणा की जनता। अभी अब इंडिया गठबंधन पे दिया था, अब आने वाले समय में लोग हरियाणा में जो सरकार है वो केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। रजवंत भाई देख लीजिए, अब क्योंकि ये चुनाव आने वाला, ये मल्टी कॉर्नर फाइट होगी भाई, ये बाइपोलर चुनाव नहीं होगा। अब तो सब दावा ठोक रहे हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, आपका क्या होगा? देखिए वरुण भाई, ये सबको पता था कि इस बार के चुनाव केवल 2 दौड़ों में रह गए थे। वो इस वजह से कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें चला गया था ये कि जनता 2 तरह की जनता थी जिन्होंने वोट किया था। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली थी और एक वो जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली थी। तो हराने वालों ने राष्ट्रीय दल को महत्व दे दिया, उन्होंने कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस को वोट दिए। ये कोई अगर माने कि कांग्रेस की लहर थी तो ये बड़ी बेईमानी होगी, गलतफहमी है उनकी। कारण यही था कि जो लोग रोज तक लड़ाई झगड़े करते थे और वो एकदम उनका माहौल बन
गया, या ये कह सकते हैं कि किसी का नाम न देखा कोई भी आया उसी को एकदम लाखों लाखों वोट दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ यही था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, रोष था, और उसी रोष के वशीभूत होकर उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल दिया। सिर्फ इसी वजह से कि उनको दिमाग में एक चीज बैठ गई थी कि आज जो है इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी एक चीज मैं जानता हूँ कि ये चीज ठीक हुआ कि जो एक मजबूत विपक्ष है, जो मजबूत विपक्ष मिला, जो तानाशाही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी आवाज को सेंटर लेवल पर वो अगर बुलंद करता है, तो निश्चित तौर पर जनता ने जो उनको वोट दी है वो ये तो सोचेंगे कि हमने अपनी वोट को सही दिया। दूसरी बात वरुण भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस चुनाव से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया। जो बार बार एक नैरेटिव सेट करते थे कि कोई कहता था 75 पार, कोई कहता था 400 पार, एक बीच में ये भी कहने लगे थे बोलो 11 की 11। अब इस बार अब जो विधानसभा चुनाव आएंगे इसमें इस प्रकार का नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा। कारण है क्योंकि जनता को पता था, बोलो भाई 400 पार भी ढकोसला था, इससे पहले 75 पार की हवा निकल चुकी थी, 10 की 11 बोलते थे। ये आपने देखा होगा कि बोलो 11 की 11 हमारी, ये 11 उसको तो नहीं जीत पाए लेकिन चंडीगढ़ को और हार गए। तो इस चीज से ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये अब काम के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे, और वो काम इन्होंने किया नहीं। तो जो चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनका एक अलग अलग समीकरण होता है, अलग अलग इनके तौर तरीके होते हैं। और सब पार्टी की आप जो बात कर रहे थे, मैं वही बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल दल पार्टी राजनीतिक पार्टी, एक राष्ट्रीय दल और एक क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं जनता की बात सोचता है, कि आम आदमी तो वो सुनने का प्रयास करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है वो केवल और केवल हवा हवाई बातें करते हैं, काम नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रीय दल तो भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय दल भी है। अगर ये काम ही करते हैं तो सत्ता से बेदखल क्यों होते हैं? हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इंडियन नेशनल दल पार्टी जो आज कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जो हरियाणा की जनता विश्वास कर रही है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो उनको ये उम्मीद है कि अभय सिंह चौटाला निश्चित तौर पर आम आदमी की आवाज को बुलंद करेंगे, हरियाणा के हितों रजनीश भाई, ऐसा होता तो फिर अभय सिंह चौटाला को बहुत वोट मिलने चाहिए थे ना, ऐसा हुआ नहीं ना। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये क्यों नहीं हुआ, वो इसी वजह से नहीं हुआ कि उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो दो धड़ों में रह गया। ठीक है। तो उनके दिमाग में यही वर्कर, कोई भी कार्यकर्ता है या देश का नागरिक है, हरियाणा का जो वोटर है, वो वोट देना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहा था। इस वजह से हमें वोट। ठीक है रामचंद्र कंबोज जी, ठीक है रामचंद्र कंबोज जी, वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि इट्स टू लेट टू से आई लव यू, मतलब वो कह रहे हैं आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत लेट हो गए हैं आप चाहे 4 मंत्री बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हरियाणा में नुकसान हो गया पार्टी को। वरुण जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मेरे सहयोगी साथी है जो साथ बैठे हैं आपके सभी दलों से, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आप बात करते पार्टियों की, संगठन की, तो आपके अभी जिला प्रधान जो है, मैं मुख्यतः हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका भी संगठन में जिला प्रधान का कभी तय नहीं हुआ, और आप बात करते बहुत बहुत बड़ी बातें, तो ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आपको बात कहने का हक है, आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मगर हरियाणा की जो जनता है वो भली भांति समझती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची एक मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार से अगर पढ़ाई लिखाई करके कोई बच्चा अगर नौकरी में, सरकारी नौकरी जिसको मिली है, तो वो एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है बिना पर्ची बिना खर्ची वो लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसी प्रकार किसानी की अगर मैं बात करूं, किसानी की बात करूं तो किसान निधि जो मैं कहूंगा अभी कल परसों ही आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहली कलम से तीसरे राउंड की जो सरकार बनी है, एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पहली कलम से 20,000 करोड़ रुपए का ये मैं कहूंगा कि किसानों। रामचंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा एक सवाल है, बिना जिला प्रधान बनाए 5 सीटें जीत गए वो, अब तो आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए जिला प्रधान बने ना बने। देखिए, हाँ बिल्कुल वरुण जी, आपकी मैं बात से सहमत हूँ। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी भी कह रहे थे, जब मिलके सभी दल मिलके, सभी संगठन मिलके
ये प्रयास में लगे हुए थे। तो भाई आज क्या आन पड़ी, आप पहले झाड़ू की वोट मांग रहे थे, फिर आप पंजे की वोट मांग रहे थे। आपको यही समझ नहीं आ रही आपके कार्यकर्ताओं की कि हम वोट किसकी मांगे, किस दल की मांगे, किस चुनाव चिन्ह की मांगे। तो भैया ये राकेश भाई बीच में नहीं, राकेश भाई बीच में नहीं प्लीज, बिल्कुल। कोई किसी के बीच में नहीं मैं ये बोलेगा। कहूंगा कि ये बौखलाहट जो है भाई साहब, ये बौखलाहट जब सब दल मिलके, हाँ। क्योंकि बिल्कुल भाई ने पहले बोला कि एक तरफ मोदी और एक तरफ पूरे देश के सभी दल इकट्ठे होकर के रोकने के प्रयास कर रहे थे। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि उन हमारे भारतीय जो वोटरों के, मैं दम से कहूंगा जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो बड़ा क्लियर कर दिया है ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ये बागडोर सौंपना चाहते हैं और वो बागडोर सौंपी। ठीक है। उसी तरह से हरियाणा की बागडोर, ये मैं कहूंगा कि आने वाला इतिहास होगा कि तीसरी बार लगातार हैट्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में भी लगने जा रही है। ठीक है। ढींगरा साहब, दो सवाल आपसे। एक तो जो कंबोज साहब ने कहा कि आपके जिला प्रधान नहीं बनने, चलो अब तो बना ही लोगे आप, अब तो सारे काम से फ्री हो गए, मुझे उम्मीद आप बता भी दोगे कब तक बनने वाले हैं। दूसरा, राकेश भड़ाना बता रहे कि अब की बार हरियाणा में झाड़ू की सरकार। देखिए वरुण भाई, आपने तो मेरी बात का जवाब ही पहले ही उनसे पूछ ही लिया कि भाई आप संगठन करते करते रहो, और लोकसभा की हम 5 सीटें लेंगे और अब विधानसभा भी ले जाएंगे। आप संगठन नहीं बनाएंगे, हम अपना काम कर देंगे। आप संगठन करते रहना, हम अपना काम कर देंगे, सरकार बना के हम अपना काम आपको निपटा देंगे। हाँ। लेकिन दूसरी बात यह है, देखिए बड़ा संगीन विषय है ये वाला कि मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार कभी नहीं बनती इस देश के अंदर। इस बार तीसरी बार इन्होंने क्या किया, देश की जनता के साथ धोखा किया। 5 करोड़ लोग धोखे में आए, और वो 5 करोड़ लोग धोखे में कैसे आए, उन्होंने प्रधानमंत्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने और अमित शाह जी ने 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये कहा कि शेयर बाजार को जो है ना, आप शेयर खरीदिए, उसके अंदर जो है बहुत मोटा लाभ होने वाला है। जनता को भरमाया। जनता ने 5 करोड़ लोगों ने 30 लाख करोड़ के शेयर खरीदे, जो कि जैसे ही धड़ाम में आया इनका 240 पे, सारे का सारा शेयर बाजार नीचे बैठ गया। 30 लाख करोड़ रुपए का जनता का नुकसान किया। नुकसान कैसे हो गया? वो तो 78,000 में वापस पहुंच गए शेयर मार्केट। नहीं, वो पहुंच गई, लेकिन तो फिर वो नुकसान कैसे हुआ? लेकिन एक मिनट, मेरी बात पूरी हो रही है। थोड़ी बहुत हम भी लगाते ही हैं। सुने, जो 5 करोड़ लोग वोट जिन्होंने शेयर खरीदे, आप देखिए उन लोगों ने भाजपा को वोट दी, उन लोगों ने भाजपा को वोट दी। ढींगरा साहब, एक मिनट प्लीज। ढींगरा साहब ने क्या ऐसा टॉपिक, अरे आपको मना कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा मत करो। अरे ढींगरा साहब प्लीज, मेरा इंटरेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। सुनाइए। हाँ, ये डीमैट अकाउंट ऐसे तो खुलता नहीं है जाके कि 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जाके तुरंत खोला, तुरंत शेयर खरीद लिए, पैसे डाल दिए। वो तो आदमी पहले से मार्केट में पैसे लगाता होगा ना भाई। 5 करोड़ लोगों ने जो डीमैट अकाउंट 2 मिनट में खोले, चाहे 10 मिनट में खोले, चाहे ये अब आपको डेटा देना पड़ेगा कब खोले। सुन लीजिए ना, ऐसे मत करिए। अकाउंट खोलने में सिर्फ आधा दिन भी नहीं लगता। हाँ। आधा घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। लेकिन 4 दिन का वक्फा था। हाँ। 4 दिन के वक्फे में 5 करोड़ लोगों ने जो शेयर खरीदे, उन्होंने भाजपा को वोट भी दी, जिससे 50 से अब रुक जाइए, सीट ले गए। ये सुनिए, 1 मिनट, नहीं अब देखो इसमें सवाल है। बोल रहा हूँ, सीटें ले गए। जिन 5 करोड़, 1 मिनट भाई साहब, ढींगरा साहब, नहीं आप मेरा सवाल का जवाब दे देंगे, मेरे को बड़ा मजा आएगा। ये 5 करोड़ लोग वो हैं जिन्हें सिर्फ आखिरी चरण में वोट डालना था 1 तारीख को, या उससे पहले वाले भी हैं? सर 5 तारीख को और 1 तारीख से 5 तारीख तक जो लोगों ने शेयर खरीदवाए, इन्होंने वो लोग जो हैं वोट भी देकर 58 सीटें सारी थी आखिरी चरण में। सर 58 सीटों की तो मैं बात कर रहा हूं। उन सब पे बीजेपी जीत गई क्या? 40 सीटों का फर्क डला, 40। और मैं आपको बताना चाहता हूं करीबन, और ये हाइपोथेटिकल है, ये कोई ये बात आप कुछ भी बोलिए। इतनी सीटों के अंदर फर्क डालने के बाद इन लोगों को ये लगा, सुनिए,
इन लोगों को ये लगा कि 30 लाख करोड़ और धड़ाम से मार्केट गिरी। जो लोग अब गाली दे रहे हैं वही लोग, उनकी भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 करोड़ लोगों को भरमाने के बीच में कितनी सीटों का नुकसान किया, ये भी एक बड़ा। हमने जेपीसी की मांग करी है, लेकिन भाजपा भाग जाती है। क्यों नहीं कराती जेपीसी? क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और क्या जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका काम ये है ये कहना कि आप लोग वो शेयर मार्केट खरीदो और हम जो है आपके शेयर ऊपर चढ़ जाएंगे? ये काम प्रधानमंत्री का है। उसके 4 दिन बाद जवाब लीजिए। मार्केट ऑल टाइम हाई चली गई 78,000 पॉइंट पे, तो सब बराबर हो गया मामला। तो कंबोज साहब से इस बात का जवाब लीजिए, प्रधानमंत्री का ये काम है? इकोनॉमिस्ट बैठा के चर्चा करूंगा एक दिन आपके साथ। आप ये सवाल का जवाब लीजिए ना कंबोज। चलिए कंबोज साहब को जवाब ले रहा हूँ, फिर आता हूँ आगे। रुकिए, अब जवाब ले रहा हूँ। जनता को ये कहे केवल ढींगरा जी, शायद आपके पास आंकड़े नहीं है और आप आंकड़े लेकर के बिल्कुल इस चीज पे आप समय लीजिए, बिल्कुल आपका बहस करेंगे, बिल्कुल एक स्वस्थ बहस करेंगे इस चीज पे। आपको इकोनॉमी के बारे में आप बिल्कुल आप आंकड़े लेकर के आइएगा, बैठिएगा, बिल्कुल आपको एक चीज का जवाब देंगे। और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, आप ये तो मानते हैं कि लास्ट टाइम का चुनाव था और अगर नरेंद्र मोदी जी की 5 करोड़ लोग बात नहीं, 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी की बात सुनते हैं और उनका बिल्कुल तय दिल से साथ देते हैं, और यही उनका आशीर्वाद प्यार है जिसकी वजह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। केवल जी, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये मानते हैं, आप 140 करोड़ लोग ये मानते हैं। पद की कोई गणना रखनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होम मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और प्रधानमंत्री के पद की गणना का ख्याल है या नहीं? ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कह दिया ढींगरा साहब हाइपोथेटिकल है। चलिए रुक जाइए, बिना तथ्य के बात रखना, बिना तथ्य के बात रखना बिल्कुल केवल ढींगरा जी गलत है। अंत में ढींगरा साहब ने कह दिया ये हाइपोथेटिकल है, ये बात यही खत्म होगी ना। उन्होंने कह दिया हाइपोथेटिकल है। रजवंत दहीनवाल, लेकिन मैंने ये कहा इनको कि आप ये बताएं कि जेपीसी देंगे या नहीं देंगे, या इसका ये प्रधानमंत्री बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ठीक है रजवंत दहीनवाल, जल्दी से मुझे बताएं। अब आम आदमी पार्टी भी है मैदान में, अब ये गठबंधन में तो नहीं है मामला, अब वोट डिवाइड होगा क्या? क्योंकि आपने कहा पिछला चुनाव सीधा सीधा था मोदी आओ या मोदी हटाओ, अब तो वोट डिवाइड होगा, तो फायदा किसको होगा भाई? तौर पर देखिए वरुण भाई, मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि आपने देखा होगा कि किसी हल्के में भारतीय जनता पार्टी की 1.5 लाख वोट जा रही है, 2.25 लाख वोट जा रही है, और किसी हल्के में कांग्रेस की 1-1 लाख वोट जा रही है, 1.5 लाख वोट जा रही है। जबकि वहां के अगर उनके विधायक हैं, वो विधायक लास्ट टाइम तक आखिरी से आखिरी उन्होंने 50,000 वोट दी है। तो अब ये तो स्वाभाविक है, वहां पर वोट तो डाउन आनी है, वोटिंग परसेंटेज भी डाउन आनी है, वहां पर वोट भी घटेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उम्मीदवार आ जाएंगे। मैं बार बार यही चीज, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं, उसी प्रकार सरपंची और पंची के समीकरण भी अलग होते हैं। तो ये चुनाव, अब जो विधानसभा चुनाव आएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी के भी वोट घटेंगे वहां, और कांग्रेस के भी वोट घटेंगे। जो और दल है, इंडियन नेशनल दल है या अन्य कोई निर्दलीय साथी है, वो भी अपनी सीट निकालने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि जनता से उनका लगाव होता है और डायरेक्ट लगाव की वजह से उनको वोट मिलेगी। इसी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल दल पार्टी है, वो निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाने का इसीलिए प्रयास करेगी। कारण क्या है कि जब भी कोई भी पार्टी है जो ना तो कांग्रेस और ना भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज है कि अगली जो हरियाणा की सरकार बनेगी वो भी मिलीजुली सरकार बनेगी, उसमें भी बगैर काम नहीं चलेगा। चलिए यही सवाल जल्दी जल्दी से मैं लेता हूँ, अगली सरकार मिलीजुली होगी? राकेश भड़ाना जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वरुण भाई कि अगली सरकार हमारी होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में सुविधाएं दी है वो हरियाणा भी देंगे। शानदार स्कूल देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, सब कुछ देंगे। और आज हरियाणा की जनता भी ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मन भी बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी हरियाणा में, हमारी अकेली। केवल ढींगरा जी, अगली सरकार मिलीजुली सरकार हरियाणा में? नहीं, अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी से भी ऊपर, बहुत ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 75 पार की बातें करते थे,
आपकी 75 पार कांग्रेस नजर आएगी आपको। चलिए ठीक है। चुनाव कंबोज साहब, आपने तो चला ली और मिलीजुली एक और सरकार। बात मैं बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा की तो आएगी आएगी, हाँ। महाराष्ट्र और झारखंड में भी तीनों स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए जल्दी से कंबोज साहब, हरियाणा में मिलीजुली सरकार। नहीं, बिल्कुल वरुण जी, मिलीजुली सरकार नहीं आएगी। बिल्कुल इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी और बहुत बढ़िया सरकार आएगी, जो जनता को उपेक्षा है, इन सब उपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए ठीक है। सभी जनता को साथ लेते हुए बनेगी। चलिए अभी केंद्र की सरकार बन गई है, लेकिन हमारे लिए तो अभी काम बढ़ गया है क्योंकि हरियाणा का चुनाव आ रहा है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।